हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है द स्टोरी ऑफ वेज पालमपुर। यहाँ पे एक वेज है पालमपुर। आज हम लोग उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो फिर इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का एनसीईआरटी सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। मतलब वो चैप्टर हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। तो इसी के साथ स्टार्ट करिए। ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concept aiding the production, and this we do through a story of hypothetical voyage called पालमपुर। इस स्टोरी का जो पर्पस है वो सिर्फ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और हम लोग ये एक हाइपोथेटिकल वेज एक इमेजिनरी वेज की स्टोरी के द्वारा करेंगे। और उस इमेजिनरी वेज का नाम है पालमपुर। इस सेक्शन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो भी है वो सब एक इमेजिनरी थिंग है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मिंग जो होती है वो पालमपुर की सबसे मेन एक्टिविटी होती है। Whereas several other activities such as small scale manufacturing और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी जो दूध वाला काम करते, ट्रांसपोर्ट जैसे जो क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जो होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ETC एक्सेट्रा। कई डाउट ऑन इमीडिएट स्केल और ये इमीडिएट स्केल में ये कई आउट किया जाता है। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है ये सब उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, मैन मेड आइटम्स भी चाहिए होते हैं, ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए होते हैं और मनी पैसा रोकड़ा भी चाहिए होता है। एज वी थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हम पालमपुर स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड एंड सर्विसेज इन द विलेजेस। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम वो पढ़ेंगे कि जो वेरियस रिसोर्सेज है उनको कैसे कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज को विलेज में प्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोडक्शन। Parambour is very connected with neighboring villages and towns। तो ये पालमपुर है वो पालमपुर इज वेरी कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो नेबरिंग विलेजेस और टाउन से बहुत ही अच्छी तरीके से लिंक है। यारगंज, a big village, is 3 kilometers from पालमपुर। जो यारगंज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। And weather road connects the village to यारगंज and further on to nearest small town of शाहपुर। एक ही रोड है जो विलेज को यारगंज से भी कनेक्ट करती है और नियरेस्ट और शाहपुर के एक स्मॉल टाउन से भी। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tonga, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractor and truck। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं इस रोड पे, जो कि बुलेट कार्ट से स्टार्ट है। बुलेट कार्ट देखने को मिलती है। बुलेट कार्ट्स ये टोंकास भी देखने को मिलते, पोचीज भी देखने को मिलते। और ये जो पोचीज होता है वो क्या कहते हैं
वो चैकी से विरोध किया जाता है, मतलब उसके अंदर चैकी भरी होती है। और भी और कुछ मोटर व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक। The village has about 450 families belonging to several different castes. विलेज में लगभग 450 फैमिली रहती है जो कि अलग अलग कास्ट से होती है। The 80 upper caste families own the majority of the land in village। और उसमें जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज होती है 450 में, वो मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्ड करती है विलेज की। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering। जो उनके हाउसेस होते हैं वो कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और वो ब्रिक से और सीमेंट प्लास्टरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। द SC मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the villages and in much smaller houses, some of which are of mud and stone। जो SC होते हैं मतलब शेड्यूल कास्ट वाले लोग, वो मतलब पॉपुलेशन जो उनकी जो होती है वो 1/3 होती है, मतलब 450 का 1/3 हुआ 150, मतलब वो 150 फैमिली जो होती है वो शेड्यूल कास्ट वाली होती है और वो विलेज के एक ही कॉर्नर में रहती है और बहुत ही छोटे हाउसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में, बहुत ही छोटे, और कुछ तो मतलब सिर्फ मिट्टी से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। लेकिन ज़्यादातर हाउसेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स और द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स and is used in various type of small business। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है ट्यूबवेल्स में जो फील्ड्स में यूज़ की जाती है और वो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है ट्यूबवेल्स जो कि फील्ड्स में होते हैं और वो वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and a private dispensary where the sick are treated। यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे सिक जो होते हैं मतलब जो बीमार इंसान होते हैं उनको ठीक किया जाता है, उनका इलाज होता है। The description above shows that Parampur has very well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center। जो डिस्क्रिप्शन अब दिया हुआ है मतलब जो ऊपर दिया हुआ है उससे हमको ये तो कंफर्म हो गया है कि पालमपुर में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, मतलब तभी इतने अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो पाया। ट्रांसपोर्ट है मतलब सब कुछ है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कार, टोंगा, बोजीज और मोटरसाइकिल सब कुछ है। और इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये यहाँ पे बता दो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इस एजुकेशन सिस्टम भी है, स्कूल्स भी है, यहाँ पे 3 स्कूल है, कोई तो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है और हेल्थ सेंटर भी है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियरबाई विलेज। आप इन फैसिलिटीज़ को अपने आसपास के विलेज से कंपेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। जो पालमपुर की स्टोरी है जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, वो टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। वो हमें मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के से ये कर जाता है विलेज में। In villages across India, farming is the main production activity। जितने भी विलेज इंडिया में उनमें फार्मिंग ही सबसे मेन एक्टिविटी है। The other production activities, जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, मतलब जो छोटी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी आते हैं, शॉपकीपिंग भी आती है और भी बहुत सारे। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी। हम लोग दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस
द गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट। जो प्रोटेक्शन का एम होता है वो होता है कि प्रोड्यूस करे वो गुड्स और वो सर्विसेज जो हमें चाहिए। There are 4 requirements for production of goods and services. इस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में 4 रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड होती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर भी चाहिए होता है, फॉरेस्ट भी चाहिए होता है, और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एबल। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है वो एबल होती है। दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। मतलब जो पीपल काम करेंगे। some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत सारे एजुकेटेड वर्कर्स को मतलब एजुकेटेड वर्कर चाहिए कि वो नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करे। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। जो बाकी एक्टिविटी है उनमें जो वो वर्कर चाहिए जो मैनुअल वर्क कर सके, मतलब ऐसे ही जैसे दौड़ने भागने वाला काम। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो हर वर्कर है वो मतलब प्रोडक्शन के नेसेसरी लेबर प्रोवाइड करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल कैपिटल है। दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब कि वो वेराइटी ऑफ इनपुट्स वो सारी चीज़ें तो हमें प्रोडक्शन के एक एक स्टेज पे चाहिए। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। कौन कौन से आइटम फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं? टूल्स, मशीन्स, फिटिंग। तो टूल्स, मशीन और फिटिंग है वो आते हैं। टूल्स एंड मशीन्स ये फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। जो टूल और मशीन होती है वो बहुत सिंपल टूल्स से लेकर जैसे कि फार्मर का प्रो और उससे बहुत सारी मतलब एडवांस मशीन तक होती है सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स etc. Tools machine building can be used in production over many years and are got fixed capital. तो टूल मशीन और बिल्डिंग होती है वो प्रोडक्शन के लिए बहुत सालों तक यूज की जा सकती है और उसे हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं। Raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. जो प्रोडक्शन होते वो मतलब रॉ मटेरियल की उनको बहुत सारी वैरायटी की जरूरत होती है, जैसे कि यार्न जो वीवर के द्वारा यूज़ किया जाता है और क्ले जो कि पॉटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। ऑल्सो some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. और कुछ मनी भी चाहिए होते हैं मतलब प्रोडक्शन करते वक्त की पेमेंट देने के लिए और बहुत सारे नेसेसरी आइटम्स खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो रॉ मटेरियल्स और मनी होती है उनको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Unlike tools, machines and fittings, these are used up in production. Tools, machines और फिटिंग की तरह ये भी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। There's fourth requirement too. यहाँ पे हम लोगों को फोर्थ रिक्वायरमेंट वहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. आपको नॉलेज और एंटरप्राइजेस भी चाहिए होंगे कि इन लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ रखें और आउटपुट प्रोड्यूस करें जो कि अपने ये फ़ायदेमंद हो या फिर आप उसको मार्केट में बेच सकें। These days is called ह्यूमन कैपिटल। ये सब इस आजकल ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप मुझे बताइए कि इसमें लैंड क्या है, लेबर क्या है और फिक्स्ड कैपिटल क्या है जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है।
Heavy production is organized by combining an labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. तो प्रोडक्शन होती है वो मतलब 4 चीज़ों से बनती है, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करके, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we read through the story of Parambur, we will learn more about the first 3 factors of production. हम लोग पारंपरिक की स्टोरी से तो आया, हम लोग फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल चैप्टर For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. हम लोग सिर्फ नाम का मतलब अच्छे से जो फिजिकल कैपिटल है उसको हम लोग इस चैप्टर में कैपिटल के नाम से रेफर करेंगे. चलिए गाइस, आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे. हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. बाय बाय गाइस.